हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सेकंड बूस्टर है ये। तो आइए देखते हैं सेकंड बूस्टर में। सबसे पहले हम लेते हैं बायो सावर्ट लॉ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ करा रहा हूँ, पूरा सिलेबस नहीं करा रहा हूँ, तो आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार करें। देखिए बायो सावर्ट लॉ क्या है। 1820 में ऑरस्टेड ने बताया था कि जब किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट ने प्रयोगों के आधार पर एक नियम दिया था जिसे बायो सावर्ट लॉ कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि एक कोई भी आकृति का एक हमारे पास वायर है या कंडक्टर है ए बी, और जिसमें आई धारा बह रही है। एक ए बी किसी भी आकृति का कंडक्टर है जिसमें आई धारा बह रही है। इस कंडक्टर से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर कि हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है। इसके लिए कंडक्टर का हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। ये हमने स्मॉल एलिमेंट dl ले लिया है, इतना बड़ा एलिमेंट है ये dl। और यहां से हमने जब इसे मिलाया, यहां पर ज्वाइन किया इसे, जब हमने इसे यहां से ये मिला दिया तो ये हमारा डिस्टेंस यहां से r है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा r है, और ये कंडक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। तब बायो सावर्ट ने एक्सपेरिमेंटली क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट एलिमेंट आई डी एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपॉन आर क्यू। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। या हम लिख सकते हैं dB बराबर, यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटा दें तो आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, और म्यू 0 अपॉन 4 पाई ये हमारा समानुपाती नियतांक होता है। इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। और यहां म्यू 0 को हम निर्वात की चुंबकशीलता यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। या हम इसे डायरेक्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A क्रॉस B फार्मूला लगा दें तो dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एक आर कैंसिल हो जाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हम मैक्सवेल स्क्रू रूल से दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी के साथ आता है, ये टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कोई सीधे धारावाही चालक है ए बी, इसके सामने कोई बिंदु है आर दूरी पर P जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तब हम क्या करेंगे, ये आर दूरी है, हमने ए पॉइंट को P से मिलाया, ऊपर वाला एंगल φ1 है, नीचे वाले को मिलाया तो ये एंगल हमारा φ2 है। अब हमने इसमें एक एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट ये dl ले लिया, इन दोनों को हमने यहां पर मिला दिया। ये हमने मान लिया एंगल थीटा बन रहा है यहां पर, और ये वाला एंगल हमारा d फाई है, इस एलिमेंट का ये वाला एंगल हमारा फाई है। तो देखिए हमने क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, आंसर कैसे लिखेंगे। माना एक सीधे धारावाही चालक से r दूरी पर बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है। माना चालक में बहने वाली धारा I है, नीचे से ऊपर की ओर धारा बह रही है। माना चालक के एक एलिमेंट dl को P से मिलाने वाली रेखा dl से ये थीटा कोण बनाती है। तब हम चित्र से देखें तो साइन थीटा बराबर आएगा mn अपॉन mq, लंब बटे कर्ण, mn अपॉन mq। तो यहां से mq हमारा dl के बराबर है, mn अपॉन dl, तो mn बराबर आ जाएगा dl साइन थीटा। दूसरा अगर हम साइन d फाई देखें तो ये हमारा एंगल है, ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज हो गया। साइन d फाई लंब बटे कर्ण होता है, mn बटे x दूरी आ जाएगी, तो mn बराबर हमारा dl साइन थीटा आ गया। साइन डी फाई mn अपॉन x आ गया, यानी डी फाई बराबर, अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन डी फाई को हम डी फाई लिख सकते हैं, तो डी फाई बराबर mn अपॉन x आ जाएगा। यहां से mn बराबर देखें तो x डी फाई, तो समीकरण 1 में हमने mn की वैल्यू निकाली, समीकरण 2 में निकाली, तो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर होंगी। तो dl साइन थीटा बराबर
एक्स डी फाई। अब हम बायो सावर्ट लॉ से डीएल एलिमेंट के कारण बिंदु पी पर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। कितना होता है, म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और डीएल साइन थीटा एक्स डी फाई निकाला है, वो हमने यहां लगा दिया डीएल साइन थीटा की जगह पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई इंटू एक्स डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक एक्स हमारा ये कैंसिल हो गया है, तो आई डी फाई अपॉन एक्स। अगेन फ्रॉम फिगर कॉस फाई की वैल्यू अगर हम देखें तो कॉस फाई हमारे पास देखो ये एंगल है, और कॉस फाई होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ये होता है हमारे पास। तो कॉस फाई हो जाएगा हमारे पास आर अपॉन एक्स। यहां से एक्स की वैल्यू आर अपॉन कॉस फाई इस जगह लगा देंगे, तो डी वी इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी फाई अपॉन एक्स की वैल्यू आर अपॉन कॉस फाई। कॉस फाई ऊपर चला जाएगा, तो डी वी बराबर म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर कॉस फाई इंटू डी फाई। और अगर हम पूरे चालक के लिए बिंदु पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो पूरा चालक हमारा कहां से कहां तक कवर करता है। देखें ये हमारे पास लोअर लिमिट कितनी है, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट है हमारा, तो ये लिमिट हमारी ये फाई 2 और अपर लिमिट है फाई 1। तो ये हम इसे फाई 2 से फाई 1 तक इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर फाई 2 से फाई 1 तक कॉस फाई डी फाई। म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस फाई का हम कर देंगे तो माइनस साइन फाई होता है, वो इंटीग्रल साइन फाई होता है फाई 2 से फाई 1 तक। और ये लिमिट अगर हम लगा दें तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2। अगर चालक अनंत लंबाई का है तो ये देखो हमारे पास चालक है, और चालक की लंबाई कितनी है, इन्फिनिटी है। सामने वाले पॉइंट पर है, तो ये वाला पॉइंट कहां मिलेगा, अनंत पर, ये भी इधर मिलेगा। तो ये एंगल कितने हो गए, 90 हो जाएंगे। ऊपर वाला प्लस 90, नीचे वाला माइनस 90। तो ये हम वैल्यू लगा देंगे, फाई 1 इक्वल टू प्लस 90, फाई 2 इक्वल टू माइनस 90। तब ये बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसी सीधे तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। और सीधे चालक के चारों ओर बल रेखाएं होती हैं, और ये किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से दी जाती है। इसकी दिशा राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से या मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाती है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कागज के तल के लंबवत इस तरीके से अंदर की ओर होगी, क्योंकि ये हमारे पास तार है और ये यहां पर धारा इस तरीके से बह रही है, सामने वाले पॉइंट पर देखना है। तो ये हमारी धारा की दिशा, उंगलियां हम उस दिशा में रखते हैं जिधर की हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हथेली जिस ओर धक्का मारती है वो दिशा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है, बायो सावर्ट लॉ से क्या समझते हो, किसी सीधे चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तब हम ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखेंगे। या फिर दूसरा पार्ट जो आता है इसमें वो आता है किसी सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो इसे देखते हैं। और हमारा ये टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो हमने मान लिया कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस a है, और इसकी एक्सिस पर केंद्र से x दूरी पर बिंदु P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो देखो ये हमारे पास एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, इस तरीके से रखी हुई है ये, और सामने कोई बिंदु है P जिस पर कि हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। बिंदु P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तब हम क्या करेंगे, ये हमारा केंद्र है, केंद्र से x दूरी पर है हमारे पास ये पॉइंट है। हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl, और इसमें धारा इस तरीके से बह रही है। ये इस तरीके से कॉइल है, इसमें इस तरीके की करंट बह रही है। तो यहां से x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो धारा इस तरीके से बह रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, इस तरीके से डायरेक्शन आएगी। तो यदि कॉइल में I धारा है तो dl लंबाई के एलिमेंट के कारण बिंदु P पर बायो सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री होगा। कोई भी करंट एलिमेंट हो, स्पर्श रेखा जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आई dl साइन 90 बटे आर स्क्वायर, यानी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा होगी वो PQ की दिशा में होगी। इसी तरीके से हम इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे। ये PQ डायरेक्शन हमारे पास ये आ रही है,
ये डायरेक्शन आ रही है PQ, और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक हमारा ये कंपोनेंट होगा। तो देखो ये वाला एंगल हमारा फाई है, तो ये हमारा कंपोनेंट जो होगा वो dB cos फाई, और इधर वाला कंपोनेंट होगा dB sin फाई। ये हमारी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। इसी तरीके से इसके सामने भी एक एलिमेंट होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आएगा, क्योंकि दूरी हमारी कांस्टेंट x है, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या होगी, PR डायरेक्शन होगी, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक dB sin फाई और एक dB cos फाई। तो यही हमने लिख रखा है। और देखो ऊपर वाला जो कंपोनेंट है dB cos फाई, ये नीचे है कंपोनेंट dB sin फाई, दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए टोटल जो रिजल्टेंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर वाले कंपोनेंट dl की वजह से dB sin फाई, नीचे वाले की वजह से dB sin फाई, यानी अक्ष के समांतर या अक्ष के एलोंग जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास एक एलिमेंट की वजह से dB sin फाई। तो ये हमने नीचे लिख रखा है। इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट अक्ष के लंबवत होगा जिसे हम dB cos फाई कहेंगे, दूसरा कंपोनेंट अक्ष के समांतर होगा जिसे dB sin फाई कहेंगे। इसी प्रकार इस एलिमेंट के सामने वाले एलिमेंट के कारण भी इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी दिशा PR होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्सिस के लंबवत dB cos फाई जो नीचे की ओर था, दूसरा अक्ष के अनुदिश dB sin फाई होगा। अक्ष के लंबवत कंपोनेंट विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जबकि अक्ष के समांतर कंपोनेंट समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः dl लंबाई के एलिमेंट के कारण बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो dB sin फाई होगा। तो ये हम अगर एक बार चित्र देखें तो ये हमारे पास dB sin फाई होगा। अब अगर हम ये देखें, ये वाला एंगल हमारे पास फाई हो जाता है, तो अगर हम sin फाई की वैल्यू निकालें तो लंब बटे कर्ण यानी A/r, और r वैल्यू कितनी होती है पाइथागोरस थ्योरम से √a² प्लस x²। तो sin फाई बराबर लंब बटे कर्ण यानी A/r आ जाएगा। तो ये हमने देखो यहां निकाल रखा है, sin फाई बराबर A/r। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड dB डैश एक एलिमेंट की वजह से कितनी होगी dB, यानी μ0/4 पाई IdL/r² dB की वैल्यू लगा दी, sin फाई की वैल्यू लगा दी A/r। तो μ0/4 पाई IdL A/r³, लेकिन r बराबर होता है √a² प्लस x² या पावर 1/2, पावर 3 है तो ये हो जाएगा पावर 3/2। और अगर हम पूरी कॉइल के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तब हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट थे, इन सब एलिमेंट के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है उन सारे को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे या क्लोज कर्व के लिए इंटीग्रल कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास dB डैश का इंटीग्रेशन। तो μ0/4 पाई IA/a² प्लस x² पावर 3/2 और इंटीग्रल dl, और dl की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी इस कॉइल की सरकमफ्रेंस के बराबर या परिधि के बराबर, जितनी होती है 2 पाई a त्रिज्या है तो 2 पाई a के बराबर होगी। और ये हमारे पास 2 पाई से ये हमारा कैंसिल होकर के 2 रह जाएगा यहाँ पर। तो μ0 IA² प्लस x² पावर 3/2। तो ये हमारे पास अगर कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें कि एक ही कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स एक हैं, तभी आ जाएगी। यदि कॉइल में फेरों की संख्या n है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तब इसके कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो n से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो μ0 NiA²/2a² प्लस x² पावर 3/2। इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कॉइल की अक्ष के अनुदिश होगी, जिधर हमारा dB sin फाई आया है वो इसकी दिशा होगी। अब अगर कॉइल के केंद्र पर देखें तो केंद्र पर x बराबर 0 हो जाएगा, इसमें x बराबर 0 लगा दें तो μ0 Ni/2, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, a² पावर 3/2 तो a³ होगा, तो μ0 Ni/2a आएगा, यहां पर a आएगा, μ0 Ni/2a। इसी तरीके से सर्कुलर कॉइल बहुत छोटी है, तब x > a लगा दें, तब हम क्या करेंगे कि a को हम छोड़ देंगे, तब हमारे पास μ0 Ni/2x³ इंटू a² वेबर पर मीटर स्क्वायर ये होगा। अब हम तीसरा केस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सॉलिनॉइड।
सॉलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमें ध्यान रखना है, जब बायो सेवर्ट लॉ के साथ सॉलिनॉइड आएगी तब हम ये वाला टॉपिक लिखेंगे। आगे एक जगह हमने और सॉलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, तो वो होगा हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जब बायो सावर्ट लॉ से क्या समझते हो, किसी परिनालिका के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तब हम ये टॉपिक लिखेंगे। तो आइए सॉलिनॉइड देखते हैं। सॉलिनॉइड क्या होती है, कोई चीनी मिट्टी का बेलन ले लें या कोई प्लास्टिक फाइबर का बेलन ले लें प्लास्टिक का, और उस पर बहुत सारे टर्न हम तार के कर दें, कॉइल को एक लपेट दें और उसमें धारा प्रवाहित करें, तो उस सॉलिनॉइड, ये सॉलिनॉइड कहलाती है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो एक परिनालिका की अक्ष पर स्थित बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। परिनालिका के सिरे इस बिंदु P पर क्रमशः θ1 और θ2 कोण बनाते हैं। देखो ये वाला कोण है हमारे पास, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा θ1 है, और दूसरा कोना हमारा ये है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना बनता है, यहां से ये θ2 बन जाता है, और ये वाला एंगल θ1 है। तो जब भी जरूरत पड़ेगी लिमिट θ1 से θ2 लगा देंगे। अब हमने इसके केंद्र से x दूरी पर एक dx लंबाई का एलिमेंट ले लिया है। इस एलिमेंट के a और b बिंदु को मिलाया तो ये d थीटा कोण बना रहे हैं। चूंकि ये कोण थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, ये वाला एंगल भी हमारा थीटा, ये थीटा एंगल होगा हमारा। देखते हैं, अब बिंदु P से x दूरी पर dx लंबाई का एक एलिमेंट लिया, तब त्रिभुज ABC में देखें तो ये वाला एंगल हमारे थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो साइन थीटा हो जाएगा BC अपॉन AB, और BC अपॉन AB कितना लिया है हमने, dx, तो BC बराबर आ जाएगा dx साइन थीटा। और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या देखें तो ये हमारे पास त्रिज्या है r, कोण है d थीटा, तो चाप है BC, तो कोण बराबर चाप BC बटे त्रिज्या r, तो d थीटा बराबर BC अपॉन r। यहां से BC बराबर आ जाएगा r d थीटा। समीकरण 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड BC है, राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो dx साइन थीटा बराबर r d थीटा। यहां से dx की वैल्यू निकाल देंगे r d थीटा अपॉन साइन थीटा। अगेन फ्रॉम फिगर साइन थीटा बराबर देखें अगर हम, तो ये देखो हमारे पास ये एंगल थीटा है, ये इस तरीके से, तो ये भी थीटा होगा, ये संगत कोण कहलाते हैं, ये भी हमारा थीटा होगा। और साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब है हमारे पास a और त्रिज्या है r, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा a अपॉन r, ये आ गया, तो a बराबर r साइन थीटा। यदि एक कॉइल की रेडियस a है तो इसकी अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर एक टर्न वाली कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने अभी पिछला डेरिवेशन किया था, वहां से हम डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे, b बराबर μ0 IA स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। अगर सॉलिनॉइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो dx लंबाई में फेरों की संख्या n dx होगी। अतः dx लंबाई के एलिमेंट के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए, ndx, एक फेरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना है, ndx फेरों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ndx से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो μ0 ndx IA स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हाफ होता है r के बराबर, तो dv बराबर μ0 n, और dx का मान ऊपर से लगा दिया r d थीटा अपॉन साइन थीटा, ये dx की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, ये r d थीटा अपॉन साइन थीटा, a की वैल्यू r साइन थीटा निकाल रखी है, तो ये हमने वैल्यू लगा दी, आई a की जगह r साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी जगह हमने ले लिया r, तो ये हो जाएगा r3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा dv बराबर μ0 ni अपॉन 2 साइन थीटा इंटू d थीटा। अब हम ये हमने निकाला है केवल एक कॉइल की वजह से। अगर हम पूरी सॉलिनॉइड लें, सॉलिनॉइड की वजह से कितना निकलेगा, पूरी सॉलिनॉइड के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा μ0 ni अपॉन 2 θ1 से θ2 तक, इसे इंटीग्रल कर देंगे साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2 तक लिमिट लगा दो, तो μ0 ni अपॉन 2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2।
अब अगर बिंदु P बिल्कुल मध्य में स्थित है तो θ1 की वैल्यू 0 होगी और θ2 की वैल्यू 180 डिग्री होगी, इसलिए V बराबर μ0 ni/2 cos 0 माइनस cos 180, और cos 180 -1 होता है और ये +1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो B बराबर μ0 ni, यानी केंद्र पर सॉलिनॉइड के सेंटर पर μ0 ni मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जब बिंदु P किनारे पर स्थित है तो θ0 होगा और θ2 90 होगा, तो μ0 ni/2 cos 0 माइनस cos 90, यानी B बराबर μ0 ni/2। तो ये हमारा आ रहा है सिरे पर, इसका मतलब है सिरे पर आधा होता है और ये मध्य में, तो ये देखो B मध्य बिंदु है ये हमारे पास, बराबर ये हमारे पास B सिरा। अगर हम यहां पर ये मध्य बिंदु लगा दें μ0 ni, तो 1/2 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा B एंड। तो ये भी हम कह सकते हैं B मिडिल 1/2 इंटू B एंड, क्योंकि एंड सिरे पर क्या आ रहा है 1/2 है और ये मध्य बिंदु पर है, तो यहां से एक रिलेशन ये भी आता है, ये भी कभी भी प्रूफ करा सकते हैं। अब सॉलिनॉइड की अक्ष पर डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो परिवर्तन होता है वो नीचे दिखाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सॉलिनॉइड के अंदर बहुत बड़ी लंबाई में मैग्नेटिक फील्ड μ0 ni कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब हम सिरे की ओर जाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाता है, तो μ0 ni। तो इस तरीके से हमारी ये सॉलिनॉइड कंप्लीट हो जाती है। ये हमारा जो है उल्टा लग गया है, यहां पर एंड आएगा, ये हमारे पास ये हमने उल्टा लिख दिया है, ये तो होगा एंड सिरा और ये होगा मिडिल पॉइंट। इस तरीके से आएगा, ये उल्टा लिख गया है क्योंकि ये हमारा मध्य बिंदु है μ0 ni, तो यहां मध्य बिंदु लिखेंगे, इस तरीके से ये आएगा B एंड इक्वल टू 1/2 इंटू B मिडिल, इस तरीके से ये आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में हर साल ये पूछा जाता है, तो ये सभी स्टूडेंट तैयार करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ, किसी भी कर्व की बाउंड्री के अनुदेश मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व द्वारा घेरी गई धारा का μ0 गुना होता है, यानी B.dl बराबर μ0 I। ये इस तरीके से हमें करना है, तैयार करेंगे। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमने मान लिया एक अनंत लंबाई के चालक में I धारा बह रही है। हम जानते हैं कि इससे r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी सीधे तार की वजह से μ0 I/2πr होता है। अब इस चालक के चारों ओर r त्रिज्या का एक सर्कुलर क्लोज्ड कर्व खींचा, एक हमने dl लंबाई यहां पर एलिमेंट ले लिया, तो यहां पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी होगी, यानी b में और dl में जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो इस क्लोज्ड कर्व पर dl लंबाई के एलिमेंट की दिशा टेंजेंट के अलोंग होगी तथा राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 के अनुसार इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी टेंजेंट के अलोंग होगी। अतः क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल B.dl यानी B.dl cos 0 बराबर B.dl। क्योंकि क्लोज्ड कर्व का प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर है, इसलिए B का मान कांस्टेंट रहेगा, तो B हम जो है इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल dl, और dl हमारा क्या बनेगा, ये सरकमफ्रेंस या परिधि बनेगी जो होती है 2πr, और b की वैल्यू ऊपर से लगा देंगे μ0 I/2πr, इस 2π से ये 2π कैंसिल हो जाएगा, तो B.dl बराबर μ0 I, विच इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो अगर ये शॉर्ट में पूछा जाता है तो हम इतना लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या है जो वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट में हम इतना ही लिख देंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, केवल स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर ये 7.5 नंबर का आता है तब हम इसका प्रूफ भी करेंगे, और अगर इससे ज्यादा आता है तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, ये अलग से भी पूछ ली जाती है। अगर लॉन्ग आता है तो हम इसे भी करेंगे। तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है, हम जानते हैं
कि किसी सरफेस से पास होने वाला करंट डेंसिटी वेक्टर जे का फ्लक्स उस सरफेस से पास होने वाली धारा को शो करता है। हमने कोई सरफेस ले ली है, इसका छोटा सा सूक्ष्म एलिमेंट हमने ये ले लिया है और ये हमारे पास जे वेक्टर है, करंट एलिमेंट वेक्टर है, ये हमारे पास एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तब हम I बराबर क्या लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल J डॉट dA। समीकरण 1 में I की वैल्यू अगर हम लगा दें तो B डॉट dl बराबर म्यू जीरो, I था, I की जगह सरफेस इंटीग्रल J डॉट dA। और स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि किसी क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री के अलोंग किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल उस वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। यानी कि ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है। तो B डॉट dl वेक्टर B है तो B का कर्ल ले लेंगे dA, ये वैल्यू हम पीछे लगा देंगे इस इक्वेशन में, B डॉट dl की लगा देंगे सरफेस इंटीग्रल कर्ल B डॉट dA। तो कर्ल B डॉट dA बराबर म्यू जीरो J डॉट dA, म्यू जीरो से यहां मल्टीप्लाई अंदर कर दी और इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो कर्ल B माइनस म्यू जीरो J dA बराबर जीरो। चूंकि किसी भी चीज का एरिया जीरो नहीं हो सकता तो इसलिए ये वाली ब्रैकेट का मान जीरो होगा, तो कर्ल B माइनस म्यू जीरो J बराबर जीरो। और ये कहलाती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो ये कई बार इस तरीके से आती है कि कर्ल B का मान प्रूफ कीजिए या कर्ल B का मान क्या होता है, तो वो हम इसे प्रूफ करके इस तरीके से दिखाएंगे, कर्ल B बराबर म्यू जीरो J। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, अलग से शॉर्ट में पूछा जाता है। अब अगर एम्पियर्स लॉ लॉन्ग में आता है तो एम्पियर का नियम क्या है, परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से निम्न ज्ञात कीजिए या निम्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन में है। नंबर 1 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर धारा बह रही है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, किसी स्ट्रेट कंडक्टर में I धारा बह रही है, इससे r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है। r दूरी पर एक सर्कुलर क्लोज्ड कर्व खींचा, इस क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री पर एक dl लंबाई का एलिमेंट लिया, करंट एलिमेंट लिया, टेंजेंट के अलोंग होगा और राइट हैंड पाम रूल के अनुसार इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी टेंजेंट के अलोंग होगी। अतः क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल B डॉट dl बराबर B dl cos जीरो बराबर B dl। और चूंकि क्या है, हमारा केंद्र से जो क्लोज्ड कर्व खींचा है प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर है, तो B का मान कांस्टेंट होगा। इंटीग्रल से B हम बाहर ले लेंगे तो B डॉट dl बराबर B बाहर ले लिया dl, और dl की वैल्यू होती है B इंटू 2πr। और एम्पियर्स लॉ क्या कहती है, B डॉट dl बराबर म्यू जीरो I। तो इसका मतलब B इंटू 2πr बराबर म्यू जीरो I। यहां से B बराबर आ जाता है म्यू जीरो I अपॉन 2πr। तो अगर एम्पियर्स लॉ पूछे और उसके बाद फिर वो ये पूछे कि किसी सीधे चालक के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कीजिए, तब हम ये वाला डेरिवेशन करेंगे। और अगर बायो सेवर्ट लॉ पूछे तो बायो सेवर्ट लॉ वाला डेरिवेशन करेंगे। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है क्योंकि ये सेम टॉपिक हैं लेकिन दो अलग अलग नियमों से इन्हें सिद्ध करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड बायो सावर्ट लॉ से भी पढ़ा, अब हम एम्पियर्स लॉ से पढ़ रहे हैं। तो सोलिनॉइड में धारा बहने के कारण इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक समान होती है और सिरों की ओर आने पर मैग्नेटिक फील्ड घटती जाती है, जबकि सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो होती है। एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड कर्व इस प्रकार लिया कि इसकी एक भुजा सोलिनॉइड के अंदर, एक भुजा सोलिनॉइड के बाहर और शेष दो भुजाएं सोलिनॉइड की अक्ष के लंबवत हैं। तो देखो ये हमने एक सोलिनॉइड ले ली है, ये हमारे पास क्या है, ये लंबी वाली ये हमारे पास सोलिनॉइड है। ये अब हमने सोलिनॉइड में अगर हम ये देखें कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी, तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं ये इस तरीके से, ये चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज्ड कर्व बना रही हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज्ड कर्व बना रही हैं। हमने एक इसमें इस तरीके का लूप ले लिया A B C D और फिर ये क्लोज्ड लूप ले लिया। धारा की दिशा इसमें ये धारा बह रही है, एरो से हमने धारा की दिशा दिखाई है। हमने मान लिया कि ये एलिमेंट जो इसका है लंबाई है इसकी ये AB है और AB की वैल्यू x के बराबर है। तो हमने ये बताया है कि सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। अब अगर हम इस एलिमेंट से या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा से अगर हम ये देखें एलिमेंट,
तो हमारे पास एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेंगे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, अलग अलग लूप के लिए लेंगे। तो अब इस क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री के ऑन दिस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर ए से बी तक बी डॉट डी एल, बी से सी तक बी डॉट डी एल, सी से डी तक बी डॉट डी एल और डी से ए तक बी डॉट डी एल। ए से बी तक बी डॉट डी एल, ए से बी तक जब हम जा रहे हैं तो यही दिशा हमारी काय की है, एलिमेंट डीएल की है, यानी एक्स की दिशा है, और सेम दिशा हमारी काय की है, इधर की दिशा में ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों के बीच में एंगल जो है जीरो है, इसलिए हमने ये लिखा बी डी एल कॉस जीरो। बी से सी पर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है, लेकिन हमारा एलिमेंट की दिशा ये है, तो एंगल हो गया यहां पर 90 डिग्री, और 90 डिग्री हो गया तो बी डी एल कॉस 90। अब अगर हम बाहर की बात करें, CD एलिमेंट की करें, तो ये सॉलिनॉइड से बाहर है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी 0, इसलिए हम B का मान यहां 0 लगा देंगे। और फिर D से A की बात करें तो D से A पर अगर हम आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये है और ये एलिमेंट है, डायरेक्शन फिर हमारी यहां पर 90 डिग्री, इसलिए हम BDL cos 90 लिखेंगे। तो BDL cos 90 ये 0 हो गया, 0 की वजह से 0 हो गया, BDL cos 90 0 हो गया। तो हमारे पास बचा A से B तक BDL। और B क्या होता है, क्योंकि ये B जो है सॉलिनॉइड के मध्य में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो B को हम इंटीग्रल से बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है। हमारे पास बचा A से B तक DL, और A से B तक एलिमेंट की जो लंबाई है वो हमने ये ले रखी है x के बराबर, तो ये A से B तक DL की वैल्यू हम लगा देंगे x। अब एम्पियर्स लॉ से हम जानते हैं B डॉट DL बराबर म्यू जीरो आई, तो ये म्यू जीरो आई हो गया, और ये B डॉट DL हमारे पास आया है BX, तो BX बराबर म्यू जीरो आई। यदि सॉलिनॉइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तब x लंबाई में फेरों की संख्या nx होगी। यदि फेरे में बहने वाली धारा I है एक फेरे में, तो nx फेरे में बहने वाली धारा nxi होगी। तो bx बराबर म्यू जीरो आई की जगह हम कितना लगा देंगे, nxi लगा देंगे, और x से हमारा ये x कैंसिल हो गया, तो b बराबर हमारे पास बचा म्यू जीरो ni। तो इस तरीके से हम ये सॉलिनॉइड का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या समझते हो, निम्न के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। नंबर 1 सीधे धारावाही चालक के कारण, नंबर 2 सॉलिनॉइड के कारण। तो हमें दोनों ही लिखने होंगे, तब हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और अगर ये बायो सावर्ट लॉ से आता है तो बायो सावर्ट वाला लिखना होगा, लेकिन इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद जरूर करेंगे। नेक्स्ट आता है शॉर्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस कितना होता है। तो ऐसा करने के लिए हमने एक चालक में I धारा ये बह रही है, हमने मान लिया है कि एक चालक है जिसमें I धारा बहती है, अतः इस चालक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। इस चालक के पास दो बॉक्स B1 और B2 इस तरीके से लेते हैं कि बॉक्स B1 जो है धारा को पूरी तरह एनक्लोज करता है, जबकि बॉक्स B2 धारा को बिल्कुल भी एनक्लोज ना करे। तो इस चालक के पास दो बॉक्स B1 व B2 इस प्रकार खींचे कि बॉक्स B1 धारा को बाउंड करे और बॉक्स B2 धारा को बाउंड ना करे। और हम जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज्ड कर्व के रूप में होती हैं, अतः प्रत्येक बॉक्स के एक फेस से जितनी रेखाएं एक तरफ से प्रवेश करेंगी उतनी ही रेखाएं दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएंगी। अतः किसी भी बॉक्स से पास होने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, यानी कि सरफेस इंटीग्रल B डॉट ds जो फ्लक्स होता है वो 0 होगा। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है, यानी B डॉट ds की वैल्यू निकालें तो वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस B dv होगी। तो इस जगह पर हम क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे डाइवर्जेंस B dv बराबर 0, यानी कि अब यहां पर dv की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, वॉल्यूम 0 नहीं होता है, इसलिए डाइवर्जेंस B बराबर 0 आता है।
तो यही मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस का नियम कहलाता है। इसका अर्थ है कि मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइडल होता है। कहीं भी अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 आती है किसी वेक्टर की, तो वो वहां पर फील्ड कैसा होगा? सॉलिनॉइडल होगा। और आइसोलेटेड पोल का कोई भी अर्थ नहीं होता, क्योंकि डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 आ रही है तो क्लोज्ड कर्व बना रही है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि केवल नॉर्थ पोल संभव हो या साउथ पोल हो। अगर पोल हैं तो दोनों ही पोल एग्जिस्ट एक साथ करेंगे, अर्थात चुंबकीय प्रेरण रेखाओं का कोई सोर्स या सिंक नहीं होता है, ये क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को स्केलर फंक्शन के रूप में शो नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, अतः हम इसे वेक्टर फंक्शन के रूप में शो करेंगे। बायो सावर्ट लॉ की सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फंक्शन के रूप में शो कर सकते हैं। इसे हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें एक करंट लूप ले लिया जिसमें कि I धारा बह रही है, और इससे R दूरी पर बिंदु P है, P x y z है, जिस पर कि हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। देखिए माना एक करंट लूप में I धारा बह रही है, इसके dl लंबाई के एलिमेंट से R दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड, तो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे हम बायो सावर्ट लॉ की, μ0/4 पाई I dl क्रॉस R अपॉन आर क्यू। यह कहलाती है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। अतः पूरे करंट एलिमेंट के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे हम? क्लोज्ड इंटीग्रल लगा देंगे dl क्रॉस, इसे हम dl क्रॉस R अपॉन आर क्यू एक जगह लिख देंगे, इस फॉर्म में हम इसे लिख देंगे। अब हम जानते हैं वेक्टर के अनुसार ग्रेड 1 अपॉन आर बराबर माइनस वेक्टर R अपॉन आर क्यू होता है, इसलिए वेक्टर B बराबर μ0I अपॉन 4 पाई इंटीग्रल dl क्रॉस R अपॉन आर क्यू की जगह लगा दिया हमने ग्रेड 1 अपॉन R। और हम जानते हैं कि A क्रॉस B बराबर होता है माइनस B क्रॉस A, तो यहां हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, μ0I अपॉन 4 पाई, इसे इधर ले आए ग्रेड 1 अपॉन R क्रॉस dl। अगेन वी नो फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस आइडेंटिटी होती है कर्ल फाई A बराबर फाई कर्ल A प्लस ग्रेड फाई क्रॉस A। अब हमने इसमें क्या किया, फाई की जगह हमने 1 अपॉन R ले लिया और A की जगह हमने dl वेक्टर ले लिया। तब देखिए कर्ल 1 अपॉन R वेक्टर dl कितना हो जाएगा? फाई की जगह 1 अपॉन R, कर्ल A की जगह dl, ग्रेड फाई यानी ग्रेड 1 अपॉन R, A की जगह dl। फिर से हम जानते हैं कि कर्ल dl की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो ग्रेड 1 अपॉन R क्रॉस dl कितना बचेगा हमारे पास? कर्ल 1 अपॉन R dl, क्योंकि ये वैल्यू जो हमारे पास है कर्ल dl की वैल्यू ये 0 हो गई, तो हमारे पास इतना हिस्सा बचा ग्रेड 1 अपॉन R क्रॉस dl बराबर कर्ल 1 अपॉन R dl। इसलिए B बराबर μ0I ये हमारे पास था, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे B के वेक्टर में? यहां पर ये μ0I अपॉन 4 पाई और कर्ल dl अपॉन R लगा देंगे। और एक चीज हम और जानते हैं, ऑपरेशन ऑफ कर्ल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो कर्ल का ऑपरेशन होता है इंटीग्रल पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम कर्ल को पहले लिख दें, इंटीग्रल बाद में लगा दें, तो μ0I अपॉन 4 पाई कर्ल और dl अपॉन R, और इस कर्ल को बाहर ले लें, पूरा कांस्टेंट अंदर कर लें, तो कर्ल μ0I अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन dl अपॉन R, और इसे हम लिखते हैं B बराबर कर्ल A। तो इसी को हम, इस चीज को हम A लिखा है हमने B बराबर कर्ल A, वेयर A इक्वल टू μ0I अपॉन 4 पाई dl अपॉन R इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अतः मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल वो भौतिक राशि है जिसका कर्ल मैग्नेटिक फील्ड का मान बताता है। तो ये हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है। इसमें एप्लीकेशन भी मैंने कराई हुई है, हो सके तो वो एप्लीकेशन भी सभी लोग तैयार कर लेना। एक सीधे चालक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कराया है, वो भी साथ में आता है। तो इस तरीके से हमारा ये सेकेंड यूनिट कहलाती है। सेकेंड यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें।
अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना पर फैराडे ने निम्न दो नियम दिए थे। प्रथम नियम क्या कहता है, जब किसी परिपथ से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तित हो रहा होता है तो परिपथ में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ स्थापित होता है जिसकी किसी क्षण परिमाण मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यदि dt समय में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन d फाई है तब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा E समानुपाती माइनस डी फाई अपॉन डी टी या E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। और ऋणात्मक चिन्ह इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा को बताता है। यदि परिपथ की कॉइल में तार के n फेरे हैं तब कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर माइनस डी अपॉन डी टी और फाई की जगह आ जाएगा n फाई, जहां n फाई कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं यानी कि फ्लक्स लिंकेज की संख्या है। यदि फ्लक्स परिवर्तन का मात्रक वेबर पर सेकंड है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मात्रक वोल्ट होगा। और दूसरा नियम जो होता है ये लेंज का ही नियम होता है। कभी लेंज का नियम पूछ लिया जाए तो यही लिखना है हमें। इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। इस नियम के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। और हम जानते हैं ये हमने एक सरफेस ले ली है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है। एक हमने सरफेस पर एलिमेंट ले लिया dl और हमने कोई स्मॉल सूक्ष्म एरिया ds ले लिया, ये इसकी डायरेक्शन है। क्लोज्ड कर्व है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हुई दिखाई हैं। तो बट वी नो मैग्नेटिक फ्लक्स जो दिया जाता है फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल बी डॉट ds से दिया जाता है और E बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी यानी माइनस डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू लगा दी बी डॉट ds। अगर हम d अपॉन डी टी को इंटीग्रल के अंदर ले जा रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं माइनस सरफेस इंटीग्रल डेल v अपॉन डेल टी इंटू ds। परंतु हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इंड्यूस्ड ईएमएफ को शो करता है, यानी E बराबर होता है E डॉट dl। तो इसकी जगह हम E डॉट dl लिखेंगे बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल टी ds। ये कहलाती है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। और स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, लाइन इंटीग्रल को किस में बदलती है, सरफेस इंटीग्रल में। तो E डॉट dl को ये चेंज कर देगी सरफेस इंटीग्रल में। स्टोक्स थ्योरम का हमने स्टेटमेंट लिखा है, किसी क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री के अलोंग किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल उस वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। दैट इज E डॉट dl बराबर कर्ल E डॉट ds। ये वैल्यू हम वहां लगा देंगे तो कर्ल E डॉट ds बराबर हो जाएगा माइनस डेल v अपॉन डेल टी ds। इसे हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा कर्ल E प्लस डेल v अपॉन डेल टी और ds कॉमन ले लिया बराबर जीरो। क्योंकि किसी भी चीज का एरिया जीरो नहीं हो सकता, ds इक्वल टू नॉट जीरो, तो कर्ल E प्लस डेल v अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो, यानी कर्ल E बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल टी, विच इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। तो ये भी खूब पूछी जाने वाला क्वेश्चन है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम हर साल पूछा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को परिभाषित कीजिए। तो हम सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन क्या होता है वो देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की उस घटना को जिसमें किसी कॉइल में करंट परिवर्तित करने पर स्वयं उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा लेंज के नियम से दी जाती है, जिसके अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा इस प्रकार होती है कि यह करंट में परिवर्तन का विरोध करती है। इसलिए जब धारा बढ़ती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ धारा के विपरीत होता है और अगर धारा घटती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ धारा की दिशा में होती है। क्योंकि लेंज का नियम क्या कहता है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। अब हमारे पास अगर केवल डेफिनेशन पूछी जाती है सेल्फ इंडक्टेंस की तो हमें यही लिखना होगा, और अगर थोड़ा सा 7.5 नंबर में पूछे तब हम सेल्फ इंडक्शन, फिर सेल्फ इंडक्टेंस, फिर म्यूचुअल इंडक्शन, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, और अगर 3 नंबर में पूछता है तो केवल हमें डेफिनेशन देनी होगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस
या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण गुणांक। तो माना n फेरों वाली एक कॉइल में I धारा बह रही है। यदि कॉइल के एक फेरे से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है तो n फेरों के साथ संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स n फाई होगा और यह फ्लक्स कॉइल में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। दैट इज n फाई जो होगी वो समानुपाती I के होगी। समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगा देंगे, L से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां L एक कांस्टेंट है जिसे उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो L बराबर हो गया n फाई अपॉन I। अगर I बराबर 1 एम्पियर है तो L बराबर n फाई आएगा। अतः यहां से डेफिनेशन आ गई, किसी कॉइल में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके साथ संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल के सेल्फ इंडक्शन के बराबर होता है। सेकेंड डेफिनेशन है इसमें, अब कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर माइनस डी अपॉन डी टी एन फाई। तो E बराबर माइनस डी अपॉन डी टी और एन फाई बराबर काय के आया है हमारे पास यहां पर एल आई के। तो एल आई लगा देंगे एन फाई की जगह पर एल आई। एल हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो L बराबर माइनस का E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। अगर धारा परिवर्तन की दर एकांक है 1 है तब L बराबर माइनस ई। तो डेफिनेशन आती है, किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है जबकि कॉइल में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो ये हमें यहां तक लिख देना है और इसकी यूनिट जो होती है वो हेनरी होती है। इसकी छोटी यूनिट का हम ज्यादातर यूज करते हैं मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी का। और 1 मिली हेनरी बराबर 10 की घात माइनस 3 हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी बराबर 10 की घात माइनस 6 हेनरी होता है। अब देखो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन तब बन जाएगा जब सेल्फ इंडक्टेंस को परिभाषित कीजिए और किसी सॉलिनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस ज्ञात कीजिए। तो हम एक सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस इसमें ज्ञात करने वाले हैं। एक हमने L लंबाई की ये सॉलिनॉइड ली है, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इस कॉइल में बहने वाली धारा I है। तो ये हमने फटाफट इसमें कॉइल लपेट दी है। ये यदि सॉलिनॉइड की लंबाई L, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, सॉलिनॉइड में बहने वाली धारा I है, तो इसके मध्य में मैग्नेटिक फील्ड होता है। सॉलिनॉइड के मध्य में हम पता कर चुके हैं B बराबर म्यू 0 एन आई, और जहां स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N अपॉन L, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में चक्करों की संख्या। तो B बराबर कितना हो जाएगा म्यू 0, स्मॉल n की जगह कैपिटल N अपॉन L इंटू आई। अब एक फेरे से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर होता है B इंटू ए। B की वैल्यू लगा देंगे म्यू 0 N अपॉन L इंटू ए, ये आ जाएगा। अतः n फेरों के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, तो n से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दो, n फाई बराबर म्यू 0 n स्क्वायर हो जाएगा आई ए अपॉन एल, और n फाई बराबर होता है एल आई, हम जानते हैं। तो n फाई की जगह एल आई लगा दो, ये I से I कैंसिल, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड कितना आ गया L बराबर म्यू 0 n स्क्वायर ए अपॉन एल। तो बहुत छोटा सा डेरिवेशन है ये सॉलिनॉइड का और बहुत पूछा जाता है ये। तो इसे सब लोग अच्छे से तैयार करें और भाई ये वीडियो शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट्स जरूर करना कैसी लगी वीडियो, और लाइक कर देना भाई, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए सॉलिनॉइड, किसी भी सॉलिनॉइड में संचित ऊर्जा। तो एक हमने सॉलिनॉइड ले ली जिसकी लंबाई L है, I धारा बह रही है। तो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L है और इसमें t समय पर धारा I है। तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के विरुद्ध dq आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य dw बराबर माइनस ई डी क्यू, क्योंकि w बराबर कितना होता है b इंटू क्यू, और v की जगह कितना है e इंटू क्यू। माइनस का साइन इसलिए ले लिया क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है धारा के बढ़ने का। e की वैल्यू लगा दो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू, तो ये बचा एल डी आई डी क्यू अपॉन डी टी इंटू डी आई। तो डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू अपॉन डी टी धारा कहलाती है आवेश के परिवर्तन की दर, यानी एल आई इंटू डी आई। अतः सॉलिनॉइड में 0 से I धारा बढ़ाने में किया गया कार्य, अर्थात सॉलिनॉइड में संचित चुंबकीय ऊर्जा W बराबर 0 से I धारा बढ़ा रहे हैं, एल आई डी आई कितना आ गया 1/2 एल आई स्क्वायर। यदि सॉलिनॉइड की लंबाई L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है,
फेरों की संख्या n है, तब इसका सेल्फ इंडक्टेंस अभी जो निकाला था L बराबर म्यू जीरो AN स्क्वायर अपॉन L। तो L की वैल्यू यहां लगा देंगे, W बराबर 1/2 म्यू जीरो AN स्क्वायर अपॉन L इंटू आई स्क्वायर। क्योंकि सॉलिनॉइड की L लंबाई में फेरों की संख्या n है, अतः इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n अपॉन कैपिटल स्मॉल n अपॉन L लगा देंगे ये वैल्यू। अतः सॉलिनॉइड के मध्य में मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन अपॉन एल इंटू आई। यहां से आई की वैल्यू बी एल अपॉन म्यू जीरो एन होगी। आई की वैल्यू निकालें हम, इससे आई की वैल्यू निकाल दी। तो ये हमने आई की वैल्यू जो निकाली है, और ये यहां हम लगा देंगे W बराबर 1/2 म्यू जीरो AN स्क्वायर अपॉन एल इंटू आई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो इंटू AL। और यहाँ पर AL क्या है? वॉल्यूम है। तो एकांक आयतन में किया गया कार्य क्या कहलाती है? एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। कितना बचेगा? 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो, यानी एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी U बराबर 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का व्यंजक कहलाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अनयोन्य प्रेरण। तो देखो, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? एक ही कॉइल में होता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? कॉइल दो होती हैं, एक में धारा चेंज करते हैं तो दूसरी में फ्लक्स में परिवर्तन होता है। वो घटना हमारी क्या कहलाती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है। यदि हम दो कॉइल्स को पास पास रखकर उनमें से एक में बैटरी के द्वारा करंट फ्लो करें अथवा बहने वाली करंट को परिवर्तित करें, तो दूसरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस घटना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। पहली कॉइल को प्राइमरी कॉइल और दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो ये हमारे पास है, जैसे ये हमारे पास कहलाएगी प्राइमरी कॉइल, ये कहलाएगी सेकेंडरी कॉइल। इसमें अगर हम धारा परिवर्तन कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा चेंज होगा, फ्लक्स चेंज इसमें आएगा। अब कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? माना प्राइमरी कॉइल में बहने वाली धारा I और दूसरी कॉइल के एक फेरे के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है। यदि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या NS है तो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड कुल मैग्नेटिक फ्लक्स NS फाई होगा, और ये प्राइमरी कॉइल में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा, यानी NS फाई बराबर I। इससे पहले वाले में क्या था? हमने जो लिखा था सेल्फ इंडक्टेंस में, वहां हमने लिखा था N फाई समानुपाती I। और यहां हमने बात करी है सेकेंडरी कॉइल की। करंट पहली कॉइल में चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स दूसरी का चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे पास, तो NS फाई समानुपाती I। और जब म्यूचुअल की बात आती है NS फाई बराबर MI, जहां M एक समानुपाती नियतांक है जिसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो M बराबर NS फाई अपॉन I। यदि I बराबर 1 एम्पियर हो जाए तो M बराबर NS फाई। तो इसका मतलब है दो कॉइल्स के मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी एक कॉइल, कौन सी? सेकेंडरी के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि प्राइमरी कॉइल में एकांक धारा प्रवाहित की जाए। अब दूसरी हमारी डेफिनेशन है, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर होता है -M di अपॉन dt। तो M बराबर कितना आएगा? -E अपॉन di अपॉन dt। अगर धारा परिवर्तन की दर एकांक है, di अपॉन dt बराबर 1 एम्पियर है, तो M बराबर -E। यहां से डेफिनेशन आ जाती है, यदि दो कॉइल्स के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है, जबकि दूसरी कॉइल में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो ये इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा होता है। डेफिनेशन पूछी जाती है, इसे तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मैक्सवेल इक्वेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये पूछा जाता है। मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती हैं और लिखिए और इनका भौतिक महत्व समझाइए। तो 1862 में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बेसिक लॉ को 4 समीकरणों के रूप में व्यक्त किया, जिन्हें मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। और इन्हें इंटीग्रल फॉर्म में निम्न प्रकार लिखा जाता है। पहली समीकरण है E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, सबको पता लग गया होगा। ये
गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। दूसरा है B डॉट डी एस बराबर 0 यानी गॉस थ्योरम मैग्नेटोस्टैटिक्स है। तीसरा है E डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाइव ई अपॉन डी टी। और चौथा है B डॉट डी एल बराबर म्यू 0 आई प्लस एप्सिलॉन 0 डी फाइव ई अपॉन डी टी। 4 समीकरण लिखेंगे, उसके बाद इनका भौतिक महत्व लिखेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस। समीकरण ए गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके अनुसार किसी क्लोज्ड सरफेस से बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस में बंद आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है। दूसरी समीकरण B डॉट डी एस बराबर 0 थी, तो वो है समीकरण 2 गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है, जिसके अनुसार किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। इस नियम का महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि फ्री मैग्नेटिक पोल असंभव है। तीसरा नियम फैराडे के नियम बताता है। समीकरण 3 फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसके अनुसार एक बेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। और समीकरण 4 मैक्सवेल द्वारा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, जिसके अनुसार न केवल कंडक्शन करंट बल्कि बेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब इन मैक्सवेल की जो 4 समीकरण ऊपर इंटीग्रल फॉर्म में थी, उन्हें ही डिफरेंशियल फॉर्म में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। पहली समीकरण होती है डाइवर्जेंस E बराबर रो बटे एप्सिलॉन 0। दूसरी होती है डाइवर्जेंस B बराबर 0, कर्ल E बराबर माइनस डेल B अपॉन डेल टी, और कर्ल B बराबर म्यू 0 J प्लस एप्सिलॉन 0 डेल E अपॉन डेल टी। इन समीकरणों में इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B फ्री स्पेस में क्रमशः चार्ज डेंसिटी रो और करंट डेंसिटी J से संबंधित होती हैं। और अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस में म्यू बराबर म्यू 0 लिखा जाता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0, रो बराबर 0, J बराबर 0। तब यही मैक्सवेल की इक्वेशन हो जाएंगी, डाइवर्जेंस E बराबर 0, डाइवर्जेंस B बराबर 0। तीसरी है कर्ल E बराबर माइनस डेल B अपॉन डेल टी। और चौथी समीकरण है तो यहां पर J का मान 0 हो जाएगा, यानी ये वाली टर्म हट जाएगी फ्री स्पेस में, तो कर्ल B बराबर म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल E अपॉन डेल टी हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाता है। मैक्सवेल समीकरणों के बाद ये हमारा क्वेश्चन आता है प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैक्सवेल समीकरणें भी आती हैं और ये भी आता है, तो ये छोड़ना नहीं है किसी को, सभी को तैयार करना है। देखो हम जानते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। पहली समीकरण डाइवर्जेंस E बराबर 0, दूसरी डाइवर्जेंस H बराबर 0 या डाइवर्जेंस B बराबर 0 लिखा था, डाइवर्जेंस H बराबर 0। तीसरी है कर्ल E बराबर माइनस म्यू 0 डेल H अपॉन डेल टी, और चौथी है कर्ल H बराबर एप्सिलॉन 0 डेल E अपॉन डेल टी। अब हम टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, तीसरी समीकरण का अगर हम कर्ल लेते हैं तो कर्ल E बराबर माइनस म्यू 0 कर्ल डेल H अपॉन डेल टी। कर्ल ले लिया हमने दोनों तरफ, लेकिन हम जानते हैं आइडेंटिटी हमने वेक्टर में पढ़ी है, कर्ल E बराबर होता है ग्रेड डाइवर्जेंस E माइनस डेल स्क्वायर E। और समीकरण 1 हमारी कहती है कि डाइवर्जेंस E की वैल्यू 0 होती है, तो अगर हम ये 0 कर दें तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो कर्ल E बराबर 0 माइनस डेल स्क्वायर E, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का डेल स्क्वायर E बराबर माइनस म्यू 0 डेल अपॉन डेल टी कर्ल H, क्योंकि कर्ल E की वैल्यू क्या है हमारी, कर्ल E बराबर माइनस म्यू 0 डेल H अपॉन डेल टी, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 माइनस डेल स्क्वायर E, कर्ल E की जगह पर लिखा दिया हमने माइनस डेल स्क्वायर E माइनस म्यू 0 डेल अपॉन डेल टी, और ये हो गया कर्ल H, क्योंकि कर्ल को और डेल को हम चेंज कर सकते हैं। और कर्ल H बराबर हमारे पास समीकरण 4 में दिया है एप्सिलॉन 0 डेल E अपॉन डेल टी, तो ये लिख देंगे हम, तो माइनस म्यू 0 डेल अपॉन डेल टी, कर्ल H की जगह एप्सिलॉन 0 डेल E अपॉन डेल टी। या हम लिख सकते हैं माइनस डेल स्क्वायर E बराबर माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0, और ये इस पर ऑपरेट किया डेल स्क्वायर E अपॉन डेल टी स्क्वायर। हम एक ही साइड में अगर समीकरण ले लें तो डेल स्क्वायर E लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर E अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसी तरीके से जो ये प्रोसेस किया था, यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, कर्ल लेंगे समीकरण 4 का, और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कर्ल E फ्रॉम इक्वेशन 3 बी गेट E की जगह H आ जाएगा पूरी समीकरण में। तो डेल स्क्वायर H माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर H अपॉन डेल टी स्क्वायर। नाउ वी नो इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव डेल स्क्वायर साई माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर 0। ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में वेव्स में इक्वेशन पढ़ी थी, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की समीकरण है। अगर हम समीकरण
इन समीकरणों को 6, 7 और 8 को अगर कंपेयर करें तो 1/b² बराबर μ0 एप्सिलॉन 0 आता है, यानी कि v बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। ये भी कभी भी प्रूफ कराया जा सकता है। μ0 की वैल्यू होती है 4π 10⁻⁻7 एप्सिलॉन 0 और 4π एप्सिलॉन 0 1/4π एप्सिलॉन 0 इंटू 10⁻⁻7 1/4π एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 10⁻⁻7 ऊपर पहुंच गए, ये हो गए, तो ये हो गया 3 × 10⁸। तो B बराबर C, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश की चाल से गति करती हैं और ये हमारी क्या आती हैं, ये तरंग की समीकरण आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन कहलाती हैं ये समीकरण 6 और 7। तो B बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 सिद्ध कर सकते हैं और ये काय के बराबर होता है, C के बराबर होता है। इसका मतलब है निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश की चाल से चलती हैं, ये लिखा हुआ आता है पेपर में, सिद्ध कीजिए। तो ये सबको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और दूसरा क्वेश्चन आता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक जरूर आएगा। तो समीकरण 6 और 7 को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, ∇² E, और देखो समीकरण 6 और 7 अगर हम देखें, ये है हमारे पास μ0 एप्सिलॉन 0 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1/c²। तो 1/c² ∇² E/∇t² बराबर 0 और ∇² H - 1/c² ∇² H/∇t² बराबर 0। इन समीकरणों का सॉल्यूशन हम इस तरीके से लिखते हैं, E R और T का फंक्शन होता है E0 e⁻i k.r - ωt और H बराबर होता है H0 e⁻i k.r - ωt, जहां E0 H0 are the complex amplitudes and k is the propagation vector and defined as k बराबर 2π/λ n कैप। n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसकी दिशा क्या होगी, तरंग के चलने की दिशा में होगी। अब डाइवर्जेंस E का मान हम जानते हैं ∇.E, ये आता है i k.E और डाइवर्जेंस H यानी ∇.H बराबर i k.H। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 डाइवर्जेंस E बराबर 0, डाइवर्जेंस H बराबर 0 और डाइवर्जेंस E की वैल्यू यानी i k.E बराबर 0, i k.H बराबर 0। इसका मतलब है कि k.E बराबर 0 यानी k इज परपेंडिकुलर टू E, क्योंकि a.B बराबर 0 है, इसका मतलब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो k.E बराबर 0, यहां से k.H बराबर 0। इसका अर्थ है कि दोनों फील्ड वेक्टर E और H वेक्टर k के लंबवत होते हैं, तो E k के लंबवत, H k के लंबवत। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, यानी कि ये किस तरीके से गति करते हैं, ये तो देखो ये हमारे पास ये है, अगर ये वाला वेक्टर हमारे पास E है, ये वाला वेक्टर B होगा और फिर ये वाला वेक्टर हमारा पास E हो जाएगा इधर, तो ये वाला वेक्टर हमारे पास H हो जाएगा इस तरीके से, और ये दिशा होगी हमारी K की दिशा। तो इस तरीके से ये तरंगें आगे बढ़ती हैं। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी प्रोपेगेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पॉइंटिंग वेक्टर के नाम से ही आता है टॉपिक, हर साल आता है। पहले इसे डिफाइन करेंगे, अगर ये 3 नंबर में आता है तो हम इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिखेंगे यहां तक बस, और अगर ये 7.5 नंबर में आता है तो हम ये प्रूव भी करेंगे। तो किसी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव के चलने की दिशा के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल में से ऊर्जा प्रवाह की दर को प्रोपेगेशन वेक्टर S से शो करते हैं। इस वेक्टर को पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। मैथमेटिकली S बराबर 1/μ0 E×B। तो ये डेफिनेशन अच्छे से तैयार करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव के चलने की दिशा के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल में से ऊर्जा प्रवाह की दर को प्रोपेगेशन वेक्टर S से शो करते हैं और इस वेक्टर को हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। S की दिशा E और B के प्लेन के लंबवत होती है।
अर्थात प्रोपेगेशन की दिशा यानी ऊर्जा प्रवाह की दिशा होती है। तो अगर ये वेरी शॉर्ट में आता है तो हमें यहां तक लिखना है। 7.5 नंबर में अगर आता है तो हम इसे इस तरीके से प्रूफ करेंगे। माना एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। ये तरंग इधर की दिशा में चल रही है, एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है। मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये ई की दिशा में है। एक हमने बॉक्स ले लिया जिसकी dx लंबाई है और ये हमने जो है ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। माना ई और बी के प्लेन में एक आयताकार बॉक्स है जिसकी एक्स अक्ष के अनुदिश लंबाई dx है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। बॉक्स एक्सिस के सापेक्ष स्थिर है और वेव उसमें से होकर के लगातार, ये वेव जो है लगातार इस तरीके से ये प्रोपेगेट हो रही है। बॉक्स हमारा स्थिर रखा हुआ है तो बॉक्स अक्ष के सापेक्ष स्थिर है। हम जानते हैं कि निर्वात में इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी यानी प्रति एकांक आयतन कितना होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी 1/2 म्यू 0 बी स्क्वायर होती है। ये हमने दोनों ही प्रूफ कराए हुए हैं। अतः किसी क्षण बॉक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी du बराबर यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी इनटू AdX, जहां AdX बॉक्स का वॉल्यूम है। नाउ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E और B में रिलेशन होता है E बराबर CB और B बराबर हो गया E/C। तो इसे हम क्या लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया है E.E। तो E हमने एप्सिलॉन 0 ई ऐसे ही रह दिया और एक ई की जगह लगा दिया CB। इसी तरीके से B स्क्वायर को लिखा हमने B इंटू बी यानी 1/2 म्यू 0 B और एक B की जगह लगा दिया E/C इंटू AdX। अब इसमें जो सेकंड वाली टर्म है ये वाली टर्म पूरी हमने कॉमन ले ली तो EB/2 म्यू 0 C। अगर हमने यहां से कॉमन ले ली है तो यहां क्या बचेगा म्यू 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा टर्म तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 C स्क्वायर प्लस 1 इंटू AdX। लेकिन हम जानते हैं C बराबर होता है 1/√रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0। तो म्यू 0 दोनों तरफ स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 C स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये वाली टर्म 1 हो गई। तो du बराबर EB/2 म्यू 0 C 1 + 1 इंटू AdX। तो du बराबर EB अपॉन ये वाला जो 2 है हमारा इससे कैंसिल हो गया AdX। अतः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी आयतन से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा du/AdX यानी EB/ म्यू 0 C। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हमारे पास क्या आ गया डेंसिटी आ गई। एक्स डायरेक्शन में C वेग से चलती है। यदि बॉक्स की dx लंबाई को पार करने में dt समय लेती है तब dx/dt यानी वेलोसिटी c dx बराबर कितना हो गया c dt। तो du बराबर EB/ म्यू 0 C a इंटू dx की जगह लगा दिया c dt। कितना हो गया EB/ म्यू 0 C से C कैंसिल हो गया a dt। अतः बॉक्स के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित ऊर्जा जिसे हम क्या कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं S बराबर du/AdT कितनी आ गई EB/ म्यू 0। और यही चीज हमारी क्या थी डेफिनेशन थी एकांक क्षेत्रफल में एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की दर क्या कहलाती है पॉइंटिंग वेक्टर कहलाती है जो हमने डेफिनेशन में लिखा था। चूंकि E और B परपेंडिकुलर होते हैं तो E.B बराबर EB cos थीटा यानी EB cos ये हो गया हमारे पास। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं E क्रॉस B। देखो E बराबर E क्रॉस B बराबर EB sin 90। तो EB sin 90 यानी EB बचा। EB को हम क्या लिख सकते हैं E क्रॉस B। तो ये हो गया S बराबर 1/ म्यू 0 E क्रॉस B। इसे एनर्जी फ्लक्स या एनर्जी इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा ये भी
कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब हमारा टॉपिक आता है प्रक्षेप धारामापी या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ये सर्किट में क्षणिक आवेश मापने का डिवाइस है, मोमेंटरी चार्ज। इसमें नॉन मेटेलिक फ्रेम पर इंसुलेटेड कॉपर वायर की एक कॉइल लपेट देते हैं और इसका निचला सिरा एक स्प्रिंग पर टिका होता है जिससे कि कॉइल पर कोई झटके वगैरह ना लगे। तो देखो ये हमने दिया है, ये सबसे पहले हमने ये एल्युमिनियम का एक फ्रेम ले लिया है। नॉन मेटेलिक फ्रेम लेते हैं इसमें वैसे, और नॉन मेटेलिक फ्रेम लेकर के इस पर हम एक कॉइल लपेट देते हैं और कॉइल का ऊपरी सिरा एक हमने जो है फॉस्फर ब्रिंज की स्ट्रिप से लटका देते हैं जिसमें एक मिरर लगा हुआ आता है और इसका एक टर्मिनल निकला हुआ होता है जो कनेक्शन जोड़ने के काम आता है। और इसका जो निचला सिरा है कॉइल का वो एक स्प्रिंग पर रख दिया जाता है और ये स्प्रिंग का एक टर्मिनल बाहर निकाल देते हैं स्प्रिंग से होते हुए कॉइल का, तो ये T1 टर्मिनल है जो कि कनेक्शन में जोड़ने के काम आता है। इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दी जाती है और इसे पूरे उपकरण को दोनों तरफ में मैग्नेटिक पोल लगा दिए जाते हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल लगा दिया जाता है और फिर इसे हम कांच के बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ये कॉइल एक फॉस्फर ब्रिंज की स्ट्रिप से लटकी होती है, इस स्ट्रिप पर एक मिरर लगा होता है। लैंप और स्केल अरेंजमेंट और मिरर की सहायता से डिफ्लेक्शन को मापते हैं। कॉइल के निचले और ऊपरी सिरे से दो टर्मिनल T1 और T2 से जोड़ देते हैं जिनके द्वारा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगाते हैं। ये कॉइल एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है जिसको उत्पन्न करने वाले मैग्नेट के पोल्स अवतलाकार कटे हुए होते हैं। जैसे हमने ये दिखाया हुआ है, ये अवतलाकार कटे हुए पोल्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फ्रेम के मध्य में एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं जो हमने सिलेंडर के रूप में रख दिया है, सॉफ्ट आयरन कोर, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और कॉइल की मोशन पर वायु के झोंकों का इफेक्ट ना हो इसलिए पूरे उपकरण को कांच के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। अब ये हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, उसके बाद लेते हैं हम प्रिंसिपल। इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो यदि घूर्णन अक्ष के परता कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तब इसका एंगुलर मोमेंटम होगा J बराबर I ओमेगा। यदि कॉइल में फेरों की संख्या स्मॉल n है, कॉइल के तल का क्षेत्रफल A है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B है, तब I धारा प्रवाहित करने पर इस पर लगने वाला टॉर्क यानी बल आघूर्ण NIAB साइन 90 डिग्री आएगा, साइन 90 बन होगा तो NIAB के बराबर होगा। अतः dt समय पर कॉइल पर लगने वाला कोणीय आवेग एंगुलर इंपल्स की जो वैल्यू होगी वो होगी बल आघूर्ण गुणा समय, और बल आघूर्ण हमने निकाला है NIAB dt और I इंटू dt ये होता है Q के I इंटू dt Q के बराबर, तो ये हमने लगा दिया NAB इंटू dq। यदि कॉइल में प्रवाहित मोमेंटरी चार्ज Q है तो कॉइल पर लगने वाला कोणीय आवेग कितना होगा, 0 से Q तक आवेश प्रवाहित किया, ये आ गया तो NABQ, और ये कॉइल के कोणीय संवेग के बराबर होगा। आवेग कोणीय संवेग के बराबर होता है, तो I ओमेगा बराबर NABQ। हम जानते हैं कि घूमती हुई कॉइल की घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है और ये ऊर्जा तार को θ0 कोण से ऐंठने में व्यय हो जाती है। हम जानते हैं कि तार को एकांक कोण से ऐंठने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण क्या कहलाता है, मरोड़ी दृढ़ता यानी टॉर्सनल रिजिडिटी कहलाता है, जो कि हमने इलास्टिसिटी में ये शब्द पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। टॉर्सनल रिजिडिटी C से रिप्रेजेंट किया था, ट्विस्ट पर यूनिट एंगल। यदि मरोड़ी दृढ़ता C है तो तार को थीटा कोण से ऐंठने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण टॉ बराबर C इंटू थीटा होगा। अब तार को डी थीटा कोण से ऐंठने में किया गया कार्य dw बराबर टॉ इंटू डी थीटा।
टॉ की वैल्यू लगा दी सी थीटा इंटू डी थीटा। अतः तार को थीटा जीरो कोण से हटने में किया गया कुल कार्य डब्ल्यू, जीरो से थीटा जीरो तक इंटीग्रेट करो सी थीटा डी थीटा, यानी 1/2 सी थीटा जीरो का स्क्वायर। ये कॉइल की घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/2 सी थीटा जीरो स्क्वायर, 1/2 से 1/2 ये कैंसिल हो गए, आई ओमेगा स्क्वायर बराबर सी थीटा जीरो स्क्वायर। और हम जानते हैं कि टॉर्सनल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। दोनों अगर स्क्वायर कर दें तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन सी आएगा, यहां से आई बराबर टी स्क्वायर सी अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 4 और 5 की हम मल्टीप्लाई कर दें तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में टी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू थीटा जीरो स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट ले लें दोनों ओर तो आई ओमेगा बराबर टी सी अपॉन 2 पाई इंटू थीटा जीरो। तो एन ए बी क्यू, आई ओमेगा पीछे हमने निकाल रखा है समीकरण 3 में, एन ए बी क्यू के बराबर होगा टी सी अपॉन 2 पाई इंटू थीटा जीरो। यहां से क्यू की वैल्यू होगी टी अपॉन 2 पाई सी अपॉन एन ए बी इंटू थीटा जीरो। टी अपॉन 2 पाई सी अपॉन एन ए बी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे रिडक्शन फैक्टर या बैलिस्टिक कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब Q बराबर हो गया के थीटा जीरो, के एक कांस्टेंट है यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा जीरो। तो इसका मतलब है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन या थ्रो जिसे हम कहते हैं, इसमें प्रवाहित क्षणिक आवेश के समानुपाती होता है। तो ये हमारा सिद्धांत हो जाएगा। अब कुछ कंडीशन होती हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो कब डेड हीट होगा। तो डेड बीट होने के लिए कंडीशन है कि धारा मापी, डेड बीट का मतलब क्या है, अदोलनी, तब कहलाता है जब इसकी कॉइल विक्षेपित होने के बाद बिना दोलन किए हुए बहुत शीघ्र रेस्ट में आ जाए। इसकी निम्न कंडीशंस होती हैं। इसमें फ्रेम मेटेलिक होना चाहिए जिससे कि इसमें एडी करंट्स यानी भंवर धाराएं उत्पन्न हो और कॉइल की मोशन रुक जाए। नंबर 2, इसमें डैम्पिंग अधिक होनी चाहिए। और नंबर 3, टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी कम होना चाहिए। कब कम होगा, जब आई कम हो और सी का मान ज्यादा हो। तो कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कम होना चाहिए। इसके लिए फ्रेम का मास कम होना चाहिए, इसीलिए फ्रेम हल्के पदार्थ जैसे एल्युमिनियम का बनाते हैं। दूसरा, टॉर्सनल रिजिडिटी सी अधिक होनी चाहिए। तो ये इसके साथ आता है कंडीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू बी बैलिस्टिक। गैल्वेनोमीटर बैलिस्टिक क्या होगा, उसकी शर्तें लिखिए। तो ये साथ में ही आता है। कोई भी गैल्वेनोमीटर बैलिस्टिक या दोलनी तब कहलाता है जब इसकी कॉइल में मापे जाने वाला संपूर्ण आवेश प्रवाहित होने के बाद कॉइल काफी समय तक दोलन करती रहे। इसकी निम्न शर्तें होती हैं। फ्रेम नॉन मेटेलिक होना चाहिए जिससे इसमें की भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो और कॉइल की गति ना रुके। डैम्पिंग नगण्य होनी चाहिए। और तीसरा, टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी अधिक होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक हो और टॉर्सनल रिजिडिटी सी कम हो। तो यहां तक ये पूछते हैं। अब 2 टॉपिक इसमें ये बचते हैं, आवेश सुग्राह्यता और धारा सुग्राह्यता। तो इन्हें कभी कभी ये परिभाषित करा लेते हैं अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में, तो उन्हें भी हम थोड़ा देख ले रहे हैं। प्रक्षेप धारा मापी की चार्ज सेंसिटिविटी यानी कि आवेश सुग्राह्यता मिलीमीटर में मापा गया वो प्रक्षेप है जो धारा मापी में 1 माइक्रोकूलम आवेश प्रवाहित होने पर धारा मापी की 1 मीटर की दूरी पर रखे स्केल पर उत्पन्न होता है। हम जानते हैं कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित आवेश Q और इसमें उत्पन्न विक्षेप थीटा जीरो में निम्न संबंध होता है, Q बराबर T अपॉन 2 पाई C अपॉन NAB इंटू थीटा जीरो। तो चार्ज सेंसिटिविटी क्या होगी, चार्ज सेंसिटिविटी QS क्या होता है, थीटा जीरो अपॉन क्यू, डिफ्लेक्शन पर यूनिट चार्ज चार्ज सेंसिटिविटी कहला जाती है। तो थीटा जीरो अपॉन क्यू की वैल्यू होगी 2 पाई अपॉन टी इंटू NBA अपॉन सी। ये QS से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हमारी ये आवेश करंट सेंसिटिविटी आती है।
करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी मिलीमीटर में मापा गया वो विक्षेप है जो गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर गैल्वेनोमीटर से 1 मीटर दूरी पर रखे स्केल पर उत्पन्न होता है। हम जानते हैं कि स्थायी धारा I और विक्षेप थीटा उत्पन्न करें तो I बराबर होता है C/NAB इंटू थीटा, और θ/I ये बराबर होता है चार्ज सेंसिटिविटी यानी कि करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, सॉरी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट क्या कहलाती है? करंट सेंसिटिविटी कहलाती है। तो IS बराबर θ/I यानी NAB/C। और समीकरण 1 में हमने निकाला था, ये हमने निकाली थी चार्ज सेंसिटिविटी और ये निकाली है करंट सेंसिटिविटी। अगर दोनों को कंपेयर करें तो चार्ज सेंसिटिविटी बराबर होता है 2π/T इंटू करंट सेंसिटिविटी। तो इस तरीके से ये हमारा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कंप्लीट होता है। और ये हमने केवल 2 बूस्टर पार्ट ए के बनाए हैं और मैं समझता हूं कि इन 2 बूस्टर से ही मैक्सिमम पेपर पार्ट ए का मिल जाना चाहिए। लगभग 2 घंटे की वीडियो ये बन रही है पूरे पेपर की, पार्ट ए की। तो इससे सब लोग अच्छे से तैयार करें और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स लिखें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। और हमने 4th सेमेस्टर के लिए भी कोर्स तैयार किए हुए हैं। हमारा ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, KC कोचिंग के नाम से ऐप है हमारा, उसे डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। उस पर नेक्स्ट सेमेस्टर के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो स्टूडेंट्स कोर्स लेने के इच्छुक हों वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। जब सेमेस्टर शुरू होगा तो कोर्सेज ऐप पर आ जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। सभी स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास हों।